हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर्स। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बनता है और आप लोग मन से इस लेक्चर को देखिए और समझिए सारी चीजें। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन जरूर दबाया करें। वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त करें और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, उससे आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाता है। मैन्योर्स अच्छा टॉपिक है। कैसे होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे बनता है, एक एक करके हम देखते हैं। तो बात करेंगे किसका, मैन्योर की। देखिए मैन्योर की बात करने से पहले इसी से रिलेटेड एक चीज और होता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो आप पहले मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंट समझ लीजिए होता क्या है। ठीक है, आप कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिख लीजिएगा क्या, मैन्योर। क्या लिख लो, मैन्योर। और दूसरे कॉलम में लिख लो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या, फर्टिलाइजर। तो ये बड़ा अच्छा है, बस आप लिख लीजिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, एक एक करके लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बोला आपसे, एक मैन्योर दूसरा फर्टिलाइजर। तो देखिए जितने भी मैन्योर होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, लिख लीजिएगा। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। बस यूरिया को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर, एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया क्या होता है, कार्बनिक होता है, मतलब इनऑर्गेनिक हो, सॉरी ऑर्गेनिक होता है। इतना सारी चीजें आप समझ गए। और दूसरा डिफरेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका मैन्योर होता है ये बिफोर सोइंग यूज किया जाता है। यूज टू बिफोर सोइंग क्यों किया जाता है, लगभग 15 डेज बिफोर इसका यूज हम फील्ड में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इमोबिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इसका यूज कब करते हैं, आप बिफोर प्लांटिंग या बिफोर सोइंग। क्यों, इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए। और जो फर्टिलाइजर होता है इसका यूज कब करते हैं, या टाइम ऑफ प्लांटिंग या टाइम ऑफ सोइंग, या आफ्टर प्लांटिंग आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद या बुआई के समय इसका यूज करते हैं। किसका, फर्टिलाइजर का। ठीक है, और देखिए बात आएगी ऑर्गेनिक मैटर का। पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर रिच कौन होता है, कि कौन ऑर्गेनिक मैटर हाई सप्लाई करता है। तो रिच ऑर्गेनिक मैटर कौन होता है, आपका मैन्योर होता है। और लेस ऑर्गेनिक मैटर किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, आपके फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए लो अमाउंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। क्या, लो अमाउंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कौन, आपका मैन्योर। ए हाई अमाउंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे FYM यूज करोगे, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 0.5%। और यहाँ पे यूरिया यूज करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है कि नहीं। और देख लीजिएगा अगला डिफरेंट, ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। बात समझे कि नहीं। मान लीजिए फील्ड में किसी भी न्यूट्रिएंट की यहाँ प्रतिशत मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी या दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, मान लीजिए किसी प्राइमरी या मेजर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी वहां पे मैक्सिमम हो गई तो वो क्या करेगा, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या कर देगा, डिफिशियंसी कर देगा। तो इस वजह से जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज इंक्रीज कर देता है। बात समझ गए कि नहीं। चलिए ये भी देख लीजिएगा। देखिए जो मैन्योर आपका होता है, अगला अंतर है, जो मैन्योर होता है ये मल्टीपल न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। समझ गए कि नहीं। और आपका जो फर्टिलाइजर होता है ये मल्टीपल नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप किसी एक फर्टिलाइजर का यूज करते हो मोस्टली 1 या 2 न्यूट्रिएंट के लिए यूज करते हो। जैसे यूरिया यूज करोगे नाइट्रोजन के लिए, DAP यूज करोगे किसके लिए, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों के लिए। बात समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीजें आप समझ लो, मैंने आपको इतना डिफरेंट बताया। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आप इसको लिख लीजिएगा
और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक एक बनते हैं। बाकी हम मैन्योर के बारे में डिटेल पढ़ा दे रहे हैं, फिर फर्टिलाइजर का सेशन लेकर आएंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ा देंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैन्योर होता क्या है, अब अभी तक मैंने आपसे क्या कहा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मैन्योर किसको कहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर किसको कहेंगे, फर्टिलाइजर का सेशन अलग से लेके आऊंगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। बात करेंगे क्या, मैन्योर। भाई जो क्रॉप रेसिड्यू होता है या क्रॉप वेस्टेड होता है, जो क्रॉप का वेस्टेड मटेरियल होता है, एनिमल का वेस्टेड मटेरियल होता है, जो इससे हम बनाते हैं, जब इसका हम डिकम्पोजिशन करके कोई आइटम बनाते हैं, उस आइटम को क्या कहेंगे, मैन्योर कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं, क्रॉप वेस्टेड एंड एनिमल वेस्टेड। ठीक है, जब इसका हम कहीं पे स्टोर करके उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है, आपका मैन्योर बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। वही लिखा भी है, मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्टेड दैट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है भाई, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उसका यूज हम किस में करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट में। जो हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है वही चीजों प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे रिलीज न्यूट्रिएंट आफ्टर दियर डिकम्पोजिशन। मैंने अभी आपको बताया जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है। ठीक है, चलिए मैन्योर कैन बी ग्रुप्ड इनटू बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। बात समझ गए कि नहीं। देखिए जो आपके मैन्योर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला बल्की नेचर होता है, दूसरा कंसंट्रेटेड नेचर का होता है। ठीक है, अब कहोगे सर जी बल्की और कंसंट्रेशन, हाँ देखिए ये दोनों को जो डिवाइड किया गया है किस बेस पे किया गया है, वो न्यूट्रिएंट का अमाउंट के बेस पे, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कम है कि ज्यादा है, या बल्की नेचर होते हैं या कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला हो गया कि मैन्योर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो एनिमल वेस्टेड या क्रॉप वेस्टेड होते हैं उससे जो बनाया जाता है डिकम्पोजिशन के बाद, वो क्या कहलाता है, मैन्योर। क्या करता है, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कब करता है, जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पहला बल्की और दूसरा क्या, कंसंट्रेटेड। एक एक करके देखते हैं। देखिए बात करेंगे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की। ठीक है, किसकी, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की। देखिए बल्की और कंसंट्रेटेड में माइनर डिफरेंट है, आप जरा उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसका जो यूज करते हैं क्वांटिटी बेस पे करेंगे। क्या, इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, क्वांटिटी आप समझते होंगे। ठीक है, और कंसंट्रेटेड जो होता है उसकी क्वांटिटी मिनिमम होती है। ठीक है, आप बल्की मैन्योर यूज करोगे तो केजी में नहीं करोगे, टन्स में करोगे कि 20 टन, 40 टन, 10 टन। बात समझे कि नहीं। कंसंट्रेटेड का यूज जो करते हो केजी में यूज करते हो, 80 केजी, 100 केजी या 200 केजी, 50 केजी ऐसे यूज करोगे। ठीक है, तो बल्की मैन्योर, बल्की कैसे होते हैं, बल्कि आपके क्वांटिटी बेस पे होते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट क्या पाए जाते हैं, मिनिमम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। कंसंट्रेटेड में वो क्या होते हैं, वो मिनिमम यूज किया, उसकी क्वांटिटी मिनिमम होती है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक देखते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज। अभी यही मैंने आपको बताया था। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर are the most important and widely used बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। मैंने वही चीज बताई थी कि जो लार्ज क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, बल्कि। ये तीन टाइप के होते हैं मोस्टली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो घर की खाद, गोबर की खाद होती, कंपोस्ट और आपका ग्रीन मैन्योर, ये तीन टाइप के होते हैं। अब इसके बारे में एक एक हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका बेनिफिट पूछा जाता है कि जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज करते हैं उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, फील्ड में आप यूज कर रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में देखिए। ठीक है,
देखिए ये क्या करता है, सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। भाई माइक्रो और एक क्या होता है, माइक्रो होता है, ठीक है, क्या होता है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो आप जानते हो, ठीक है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, तो इसकी भी क्या करेगा, इसकी भी अवेलेबिलिटी या सप्लाई करेगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी सप्लाई करता है, ठीक है। ये सब चीजें आप क्लियर हो गई होगी आपको। द इंप्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी मान लीजिए कि सैंड सॉइल है, ठीक है, सैंड सॉइल है, अब उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए सॉइल के दो चीजें होती हैं, एक सॉइल स्ट्रक्चर, एक सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर समय पे चेंज होता रहेगा और होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें याद रखिएगा। जब उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि उसका स्ट्रक्चर सैंड से कुछ और हो जाएगा, डोमट हो जाएगी, और बहुत दिन तक मिला दोगे तो किले में परिवर्तित हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो वही भैया ये क्या करता है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। देखिए दे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही बात है, वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, बल्कि अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं कि मेंटेन रखता है और वो घटा बढ़ा दोनों देता है। ये भैया देखिए घटाएगा तो नहीं, बढ़ाएगा ही, कौन, आपका मैन्योर, मेनली बल्कि मैन्योर, ठीक है। देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ड्यूरिंग कब होता है, डिकम्पोजिशन के टाइम, ठीक है। और उसके अंदर कहां पे, जो सॉइल में फंगस पाए जा रहे हैं, निमेटोड पाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल भी करता है, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। और देखिए क्या करता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनको भी बैलेंस करता है। ऐसा नहीं है कि आप डाल दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, किल हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उनको मेंटेन करेगा। ये सब नेचर होता है किसका, या ये सब एडवांटेज होता है किसका, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें आपको मैं बता दिया और आप इसको समझ भी गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो पहला इसमें आया है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में, वो उसका क्या नाम है, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको कहते हैं क्या, FYM, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, इसके बारे में जो बोला जाता है, हम कहां से बनाते हैं, हम बनाते हैं जो काऊ का, जो कैटल का डंक होता है, जो उसका यूरिन होता है, ठीक है, उसी से हम बनाते हैं। और इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, जो फॉडर फेड होते हैं, फॉडर फेड मतलब समझते होंगे, जो चारा वारा खिलाते हैं, ठीक है। रॉफेज जो होते हैं, रॉफेज मतलब जो चारा, ठीक है, जो इसका भी डिकम्पोजिशन करके हम फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है, कैटल का यूरिन, कैटल का डंक, इसका जब डिकम्पोजिशन करते हैं किसके साथ, जो रॉफेज होता है, जो उसके आसपास क्या नाम गंदगी चारा वारा गिरती है तो उसको भी हम सड़ा देते हैं, उसका भी डिकम्पोजिशन कर देते हैं। वही जो बन के तैयार होती है उसी का क्या नाम है, FYM, ठीक है। चलिए एक एक देख लेते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर रिफर्स टू द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंक एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल along with litter and leftover material from roughage and or fodder fed to the cattle, ठीक है भाई, जो कैटल में यूज करते हो खिलाने पिलाने के लिए, ठीक है, वही उसका भी यूज इसमें कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कैटल का यूरिन और डंक होता है तो वो क्या होता है, वो ले जाके उसको डिकम्पोज करते हो, करने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, FYM कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा कि NPK कितना पाया जाता है, NPK किसमें, फार्म यार्ड मैन्योर में। आप लिख लीजिएगा 58, 54, 58। कहने का मतलब 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटास, ये पाया जाता है NPK किसमें, FYM में, ठीक है। अब देखिए
अब इसको बनाने के लिए वैसे तो नॉर्मल विधियां बहुत हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड विधि मानी जाती है, लिख लीजिएगा उसकी साइज क्या होती है जिसमें बनाते हैं, ट्रेंच की साइज, ठीक है, ट्रेंच साइज लिख लीजिएगा आप। जो ट्रेंच जो गड्ढा होता है जिसमें बनाते हो उसकी साइज कितनी होती है, 6.5 टू 7.5, कहीं कहीं 6 भी लिखा है तो गलत वाली बात नहीं, अलग बुक कई बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डाटा वो चीजें मैंने बता रहा हूं आपको। 6 से 7.5 मीटर लेंथ, ठीक है, लिख लीजिएगा। 1.5 टू 2 मीटर विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई, और 1 मीटर हाइट या डेप्थ, कुछ भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब 6 से 7.5 गुणे 2 गुणे 1 मीटर, यही होती है लंबाई, विड्थ और ऊंचाई या हाइट, ठीक है। इतने मीटर का हम क्या बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बनाने के बाद क्या होता है, उसमें जो एक काऊ डंक है और काऊ यूरिन है, इसको उसमें हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, ठीक है। और देखिए जो एक स्टैंडर्ड मेथड से बनाने की विधि लाए थे वो कौन थे, CN आचार्य साहब थे 1955 में। क्या 1955 में CN आचार्य साहब ने फॉर्ड मेयार्ड मैन्योर के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रेंच मेथड अपनाया था, ठीक है। उसमें क्या करोगे, उसमें हम ये पूरे जो मैटर को क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है, फिल कर देंगे। पूछा जाता है जो ट्रेंच का सरफेस एरिया है, ठीक है, सॉइल सरफेस एरिया आप जानते हो, उसके नीचे थी बनाओगे इसको, ठीक है। तो पूछा जाता है कितना हीप, हीप मतलब समझते हो ना, कितने ऊपर से और कवर कर देते हैं। आप लिख सकते हो कि हीप्ड, ठीक है, हीप्ड लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब गड्ढे से 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हम माल को पूरा फिल करके क्या करेंगे, फिल करने के बाद इसकी प्लास्टरिंग कर देंगे, प्लास्टरिंग कर देंगे। प्लास्टरिंग किससे करेंगे, उसी डंक से करेंगे। प्लास्टरिंग समझते हो ना, एक लेप लगा देते हैं, लेप लगाने से क्या होगा, एक गड्ढा पूरा एकदम प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जब यहां पे प्लास्टरिंग कर दोगे, फिर इसमें स्टार्ट होगा क्या, डीकंपोजिशन। क्या स्टार्ट होगा, डीकंपोजिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन जब होता है वहां पे, तो वहां पे मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, एवरेज तो 60 to 70% मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए। और वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डीकंपोजिशन किसके माध्यम से होता है, लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीज की वजह से होता है। बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीज की वजह से होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो भैया ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आफ्टर डीकंपोजिशन जो आपका मैन्योर तैयार होता है, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड मैन्योर होता है उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 30 से 40%, ठीक है। डेवलप्ड मैन्योर में मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ डेवलप्ड मैन्योर, तो उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होगा, 30 से 40 होगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और लिख लीजिएगा कि भाई 1 टन्स डंक, या ऐसे लिख लीजिएगा 1 टन्स काउ डंक, ठीक है, लिखो 1 टन्स काउ डंक प्रोवाइड NPK कितना प्रोवाइड करता है। देखिए नाइट्रोजन कितना प्रोवाइड करेगा, 2.95%, फास्फोरस कितना प्रोवाइड करेगा, 2.59%, और आपका पोटेशियम कितना करेगा, 2.95%। मैंने आपसे क्या कहा, नाइट्रोजन कितना देगा, 2.95, और फास्फोरस कितना देगा, 2.59, और पोटेशियम कितना देगा, 2.95%। इतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है
1 टन मतलब 10 क्विंटल में, 10 क्विंटल से इतना न्यूट्रिएंट एनपीके मिलेगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन बनता है कि जो हम यूज करते हैं कहां पे, फील्ड में इसको, तो उस मैन्योर से हमारी क्रॉप कितना परसेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती, जो आपकी फर्स्ट क्रॉप है। क्योंकि आप जानते हो जब मैन्योर फील्ड में डालोगे उसके बाद कोई ना कोई क्रॉप उसमें सोइंग करोगे, तो आपकी यही क्या होगी, फर्स्ट क्रॉप होगी, होगी कि नहीं। तो फर्स्ट क्रॉप कितना परसेंट न्यूट्रिएंट यूज कर लेता है, तो लिख लीजिएगा 30 से 35% नाइट्रोजन यूज कर पाता। फर्स्ट क्रॉप की बात करेंगे। अब जो आपका बच रहा है लगभग 65 से 70%, वो कौन यूज करेगा, रिमेनिंग क्रॉप, जो अदर क्रॉप आएगी उसके बाद आएगी वो यूज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉप आपका नाइट्रोजन 30 से 35% यूज कर पाती है। ठीक है, 65 to 70% आपका फास्फोरस यूज कर पाता है और 70% आपका पोटेशियम यूज कर पाती है फर्स्ट क्रॉप। बात समझ गए कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैन्योर यूज करने के बाद जो फर्स्ट क्रॉप होती है कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा यूज करती है या लेती है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट यूज करती है, आपका पोटेशियम लगभग 70% यूज कर लेती है। बात समझ गए कि नहीं। देखिए एक एक करके हमने जितना पॉइंट बन सकता था इसमें मैंने सब बताया। एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये कैटल का यूरिन होता है, क्या कैटल का यूरिन होता है। ठीक है, यूरिन में क्या 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 चीजें पाई जाती, नाइट्रोजन पाई जाती, पोटेशियम पाई जाती। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 1% पाया जाता है। पोटेशियम कितना पाया जाता है, 1.35% पाया जाता है। बात समझे कि नहीं, ये सब चीजें लिखते चलना। यूरिन में नाइट्रोजन और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, जो ये यूरिन है इसमें नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में होता है ये भी लिख लीजिएगा, यूरिया के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, यूरिया के फॉर्म में होता है। ठीक है, यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, फिर इस नाइट्रोजन का जो लॉस होता है, भाई लॉस तो होगा ही, जानते ही हो भाई, आज नाइट्रोजन परसेंटेज है, कुछ दिन बाद लॉस हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन का लॉस होता है किसके द्वारा होता, आप लिख लीजिएगा, होता है वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा और लीचिंग के द्वारा होता है। ठीक है, वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा अगर हो रहा है तो वहां पे किस फॉर्म में होगा, NH4 के फॉर्म में होगा, NH4 के फॉर्म में होगा, NH4 के फॉर्म में होगा, और मतलब अमोनिकल के फॉर्म में होगा। लीचिंग के द्वारा अगर नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। तो पूछा जाता है कि यूरिन में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता था, आप क्या कहोगे, यूरिया के रूप में। जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है वो किस रूप में हो रहा, वोलेटाइलाइजेशन या लीचिंग के द्वारा। और अगर मेनली पूछा जाए किससे होता तो आप क्या कहोगे, वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है कि नहीं। अब नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, आप सोचोगे कि नाइट्रोजन हम प्रिजर्व कर ले, उसको बचा ले कि वो उसका लॉस ना हो। बात समझे कि नहीं, लॉस को कम करने के लिए या नाइट्रोजन को प्रिजर्वेशन करने के लिए, प्रिजर्वेटिव करने के लिए, अगर नाइट्रोजन को प्रिजर्वेटिव कर रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन प्रिजर्वेटिव एजेंट कौन सा है। तो पहला हो जाएगा आपका जिप्सम, क्या, जिप्सम, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एसएसपी। जिप्सम और एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करके आप नाइट्रोजन लॉस की दर को, की रेट को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। भैया इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखिएगा तो आपको सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब एक टर्म आता है कि हॉट मैन्योर किसको कहेंगे, कोल्ड मैन्योर किसको कहेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिएगा कि हॉट एंड कोल्ड मैन्योर का यूज कहां पे करते हैं, या इसका बनाते कहां, डिकम्पोजिशन कहां करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा टेम्परेट एरिया में करते हैं। कहां करते हैं,
टेम्परेट एरिया में करते हैं। जैसे जो टेम्परेट रीजन हैं या टेम्परेट स्टेट हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, ये सब क्या है, टेम्परेट है। आपका उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे ठंडी हमेशा रहती है, थोड़ी बहुत रहती है कि नहीं, वहां पे जो बनाते हैं खाद, ठीक है, या जो मैन्योर बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हॉट मैन्योर एंड कोल्ड मैन्योर। बात समझे कि नहीं, टेम्परेट रीजन में या ठंडे प्रदेशों में जो खाद तैयार की जाती है, जो मैन्योर तैयार किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हॉट एंड कोल्ड मैन्योर। बात समझ गए कि नहीं। और देखिए अगर टेम्परेट रीजन है, अगर वहां पे क्या बना रहे हो, मैन्योर बना रहे हो, किससे बना रहे हो, हॉर्स एंड शिप से, तो वो अगर उससे जो मैन्योर तैयार हो रही है उसको क्या कहेंगे, हॉट मैन्योर कहेंगे। अगर पिग और कैटल से मैन्योर तैयार कर रहे हो उसको क्या कहेंगे, कोल्ड मैन्योर कहेंगे। अब आपको ये भी समझना होगा कि हॉट मैन्योर एंड कोल्ड मैन्योर में यूज क्या करते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, क्या यूज करते हैं, द मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ हॉर्स, मतलब जो उसका मल मूत्र होता है, जो गोबर होता है, जो डंक होता है, जो यूरिन होता है, यही मिला के क्या होता है, मल मूत्र होता है। इसी का जो यूज करते हैं डिकम्पोजिशन करके, जो तैयार करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, मैन्योर। अगर वो हॉर्स और शिप का है तो हॉट होगा, पिग और कैटल को होगा तो क्या होगा, आपका कोल्ड होगा। तो पूछा जाएगा आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, कोल्ड मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय, किससे प्रिपेयर किया जाता था, आप क्या कहोगे, पिग एंड कैटल से। और हॉट मैन्योर कैसे किया जाता है, हॉर्स एंड शिप से। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पे एक टर्म आया है, शॉर्ट मैन्योर किसको कहेंगे, लॉन्ग मैन्योर किसको कहेंगे। बस आप इतना समझ लेना, जो वेल डेवलप्ड मैन्योर होगा या जिसका डिकम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है, जो मैन्योर बन के तैयार है उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट मैन्योर कहेंगे, ठीक है। और जो बन के भी तैयार नहीं हुआ है, अभी वो डिकम्पोजिशन उसका नहीं हुआ है, उसमें जो ओरिजिनल पार्टिकल है, जो प्लांट का वेस्टेड मटेरियल है, वो सब चीजें दिख रही है, वो चीजें क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी लॉन्ग मैन्योर कहलाएगी। समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए वही सब लिखा होगा, डिकम्पोज्ड मैन्योर दैट हैज लॉस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल इज कॉल्ड शॉर्ट मैन्योर। भाई जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। बिगाड़ देता है कि नहीं, बिगाड़ने के बाद वो कुछ न कुछ चीजें बना देती है, जो बना रही है उसी को क्या कहेंगे, शॉर्ट मैन्योर कहेंगे। और जिसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उस प्लांट का स्ट्रा पीसेस कुछ भी हो सकता है ना, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं या वो चीजें दिख रही हैं तो ये मानेंगे कि वो लॉन्ग मैन्योर है, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर में जो भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फायर फेंगिंग, ये भी पूछा जाता है कि फायर फेंगिंग क्या होता है। देखिए जब आप मैन्योर बनाते हो, ठीक है, मैन्योर की बात एक बार किनारे कर लो, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पे फंगस लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं, क्यों लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो जब मॉइस्चर है तो फंगस क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, अपने आप को विकास करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, करेगा कि नहीं। तो यही चीज होता है, जिस मैन्योर में मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा है, मैंने एवरेज मॉइस्चर परसेंटेज कितना बताया था आपको, बताया था 30 to 40%, ठीक है। जो वेल डेवलप्ड मैन्योर होता है उसमें कितना मॉइस्चर पाया जाता है, 30 से 40%। अब अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है, मैन्योर के सरफेस पे, तो वहां पे, ठीक है, ग्रे कलर के पाउडर जैसी संरचना बन जाती है। जो संरचना बन रही है उसी को क्या कहते हैं, फायर फेंगिंग कहते हैं। तो फायर फेंगिंग कहां पे होता है, मैन्योर के सरफेस पे होता है, अपर सरफेस पे होता है। क्यों होता है, मॉइस्चर परसेंटेज की अधिकता के कारण होता है। क्या हो जाता है, ग्रे कलर के, ठीक है, उस पे पाउडर जैसी संरचना बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं, फायर फेंगिंग कहते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फायर फेंगिंग क्या होता है। अब बात करेंगे कंपोस्ट की, ठीक है। अच्छा टॉपिक ये भी है, मैंने फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता था मैक्सिमम सारी चीजें हम डिस्कस कर दिए हैं। अब ऐसे बात करेंगे किसकी, कंपोस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंपोस्ट की। ये भी अच्छी चीजें हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। कंपोस्ट किसको कहेंगे, चलिए देखते हैं।
देखिए वहां पे मैंने किसकी बात किया था, वहां पे मैंने बात किया था कि कैटल डंक और कैटल यूरिन का, और उसके साथ साथ जो वहां पे फॉडर यूज कर रहे हो, उसको खिलाने के लिए यूज कर रहे हो, उसका डिकम्पोजिशन करके बना दिया था। अब यहां पे क्या करेंगे, जैसे जो फार्म वेस्टेड होता है या फार्म रेसिड्यूज होते हैं, फार्म वेस्टेड क्या होगा, जैसे मान लीजिए शुगर केन की लीफ हो गई, ठीक है, और गेहूं का स्ट्रॉ पार्ट हो गया, भूसा हो गया, ठीक है, पैडी का हो गया, या कोई भी क्रॉप है, अगर उसका, ठीक है, बायोलॉजिकल पार्ट आप कह सकते हो, क्या बायोलॉजिकल पार्ट यूज कर रहे हो, या अपने घर की गंदगी कहोगे क्या सर जी, अरे जैसे जब सब्जी काटते हो बहुत सारी चीजें निकलती हैं कि नहीं, अगर आप उसका यूज कर रहे हो, उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हो, डिकम्पोजिशन के बाद जो बना है उसी को क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा, कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूज रूरल एंड अर्बन। अब कहोगे सर जी ये यहाँ पे एक टर्म लिखा है रूरल और दूसरा अर्बन, हाँ सर बिल्कुल। देखिए रूरल एरिया में क्या पाया जाता है, मोस्टली क्रॉप रेसिड्यू पाया जाता है कि नहीं, और अर्बन में क्या पाया जाता है, जैसे टाउन रेसिड्यू पाया जाता है, ठीक है, या टाउन में क्या पाया जाएगा, टाउन में वहां पाया जाएगा जैसे सब्जियां हो गई, होटल की गंदगी हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, शहर की गंदगी हो गई, आदमी दो चाट समोसा खाता है, उसके जो पत्तल मिलते हैं, उससे जो डिकम्पोजिशन करने के बाद उससे जो मैन्योर बन रही है उसी को क्या कहते हैं, आपका कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है टाउन कंपोस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है फार्म कंपोस्ट। क्या होता है, एक टाउन कंपोस्ट होता है, एक फार्म कंपोस्ट होता है, ठीक है। देखिए लिखा भी है, इसमें क्या करते हैं, एक्सेप्ट उसके डंग को छोड़कर, बात समझना, डंक इसमें नहीं यूज करेंगे, बाकी और सारी चीजें, जैसे एक चीज आप देखते होंगे कि जानवर के नीचे आप कोई स्ट्रा पार्ट बिछा देते हो, ठंडियों में बिछाते हो नहीं, जैसे पुआल बिछा देते हो और कोई क्रॉप रेसिड्यू होता है, ठीक है, तो उसके नीचे बिछा देते हो, अगर इसका यूज करोगे वो किस में आएगा, आपका कंपोस्ट में आएगा। ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, क्या कर रहा है, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव एंड मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। कब करेगा, जब भाई उसका डिकम्पोज्ड हो जाएगा, जब वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा मटेरियल, तो उसी को क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया एक फार्म कंपोस्ट, एक टाउन कंपोस्ट, यहां पे कुछ चीजें और समझाने की जरूरत है, आप समझिएगा। देखिए फार्म कंपोस्ट मतलब जो फार्म के रेसिड्यू से या फार्म के वेस्टेज से बना रहे हो, वो क्या होगा, आपका फार्म कंपोस्ट होगा। जैसे आपका शुगर केन की लीफ हो गई, धान गेहूं का हो गया, या कोई और क्रॉप है, उसका बायोलॉजिकल पार्ट है, अगर उसका डिकम्पोजिशन करके आप जो मैन्योर तैयार कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे, फार्म कंपोस्ट कहेंगे। टाउन कंपोस्ट मतलब जो शहर की गंदगी हो गई, ठीक है, इसमें भाई सॉइल नाइट भी आता है, ठीक है, स्लेज एंड स्वैज भी आता है। अभी एक एक करके हम सब बताएंगे। नाइट सॉइल क्या होता है, अरे नाइट सॉइल वही होता है यार, जब आप सुबह उठते हो ना, डिब्बे में पानी लेके फील्ड में निकल जाते हो, तो कुछ चीजें बाहर करते हो ना सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में, वही होता है नाइट सॉइल। वो भी किस में आता है, इसी में आता है। सीवर उबर जानते हो, शहर की गंदगी जो होती है, वो भी किस में आता है, इसी में आता है। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। फार्म कंपोस्ट और टाउन कंपोस्ट दोनों में डिफरेंट क्या है, यही है, ये शहर की गंदगी से बनाया जाता है, खेत की गंदगी से समझ लो बनाया जाता है। दोनों में एनपीके कितना पाया जाता है, ये सब चीजें आप लिखते जाइएगा। चलिए इसमें कुछ चीजें और हैं, आप लिख लीजिएगा कि जैसे इसकी ट्रेंच की साइज क्या होती है, ठीक है, तो एक एक करके हम बताते हैं आपको। देखिए जो ट्रेंच की साइज है, एक मिनट, जो ट्रेंच की साइज है, ठीक है, ट्रेंच की साइज कितनी होती, कहीं कहीं तो लिखा है कि वही FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर की ट्रेंच की साइज थी वही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डाटा मैं आपको लिखा दे रहा हूं, वो लिख लीजिएगा। ट्रेंच की साइज कितनी होती है, 4.5 से 5 मीटर लेंथ, ठीक है, और 2 मीटर उसकी विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई, और 1 से 2 मीटर क्या होती है, उसकी ऊंचाई, मतलब उसकी गहराई। तो यही चीज माना जाता है ट्रेंच की साइज। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि जो FYM का होता है वही इसका भी होता है, ठीक है,
समझ गए कि नहीं। तो और देखिएगा इसमें क्या यूज करते हैं भाई, इसमें क्या यूज कर दे रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो मटेरियल है उसका यूज करोगे, यूज करने के बाद क्या होगा, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगा, क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगा, क्या होगा, लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है। बात समझे कि नहीं, जो आप वेस्ट यूज कर रहे हो उसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ, एक्टिविटी होगा तो क्या बनेगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब पूछा जाता है कि जो आपका ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल था इसमें सीएन रेशियो, क्या सीएन रेशियो क्या होता, मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसेस जो करा रहे हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस ये सब चीजें काम कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, ये क्या करता है, सीएन रेशियो को कम कर देता है। तो एक ऑप्टिमम सीएन रेशियो कितना होना चाहिएगा, आप लिख लीजिएगा, कितना होना चाहिए, 10:1 से 20:1, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या, सीएन रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंपोस्टिंग, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, किसके लिए, कंपोस्टिंग के लिए, ठीक है। कंपोस्टिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, लिखिए, सीएन रेशियो डिक्रीजिंग, ठीक है, सीएन रेशियो डिक्रीजिंग सैटिस्फैक्शन, मतलब एक सैटिस्फैक्शन मतलब इतने तक लाओगे, कितने तक, 10:1 से 20:1 तक, ठीक है। सैटिस्फैक्शन लेवल मतलब एक लेवल तक लाओगे, ठीक है, जिससे कि आप सैटिस्फैक्शन आपके अंदर आए कि सैटिस्फैक्शन हमें कि नहीं अब अच्छा है, ठीक है। बात समझे कि नहीं, सीएन रेशियो डिक्रीज करते हैं कहां तक, एक सैटिस्फैक्शन लेवल तक हम उसको डिक्रीज करेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, लिख लीजिएगा, हार्मफुल पैथोजन किल होना चाहिए। भैया देखिए जो वेस्ट मटेरियल है उसमें कोई हार्मफुल पैथोजन भी हो सकता है, उसको हम किल करेंगे, ठीक है। अब जो नाइट सॉइल यूज कर रहे निकल रहा है उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल पैथोजन है ना, तो उसको हम क्या करें, बनाने से पहले उसको किल करेंगे, ठीक है। तो हार्मफुल पैथोजन को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, जो वीड सीड है, क्या वीड सीड है, इसको क्या करेंगे, ये भी किल करेंगे, है कि नहीं भाई। अगर आप कंपोस्ट के लिए कोई फार्म का रेसिड्यू यूज कर दिए, अगर उसमें क्रॉप का सीड आ जाएगा, ठीक है, क्या वीड का सीड आ जाएगा, खरपतवार का सीड आ जाएगा, अगर उसको आप डाल दोगे तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, फिर वही खाद आप ले जाके वही मैन्योर क्या करोगे, फील्ड में ब्रॉडकास्ट करोगे, ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या होगा, वो वीड उस खेत में जर्मिनेट होगा, तो जानते हो फिर क्या होगा। तो इस वजह के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, जो उसके अंदर पैथोजन है उसको किल करिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है कि उसके सीएन रेशियो को क्या करिए, सेटिस्फैक्शन लेवल तक मेंटेन करिए, डिक्रीज करिए। बात समझे कि नहीं। और एक लास्ट होता है आपका कि भाई जो वीड सीड है उसको किल करिए। वीड सीड को कैसे किल करोगे, लिख लीजिएगा, 50 to 60 डिग्री तापमान पर इसको हम किल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें, ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, इसको जरूर आप याद कर लेना, ठीक है भाई। बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से उसका डिकम्पोजिशन करके क्या बनाया मैंने, ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है। ऑप्टिमम ऑर्गेनिक मैटर में सीएन रेशियो कितना होता है, 10:1 से 20:1। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके देखिए जो फार्म कंपोस्ट था, ठीक है, या कंपोस्ट था, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह इसको मेथड से बनाए। एक मेथड है आपका इंडोर मेथड, लिख लीजिएगा कौन सा है, इंडोर मेथड।
इंदौर मेथड कहां बनाया गया था? इंदौर में बनाया गया था। किस स्थान पे बनाया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज, लिख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज में इंदौर मेथड बनाया गया था। बनाने वाला कौन था? लिख लीजिएगा, हावर्ड एंड यार्ड, एक साइंटिस्ट थे, हावर्ड एंड यार्ड ने बनाया था। कब बनाया था? लगभग 1929 की बात होती है, ठीक है, कहीं 1929 1937 भी लिखा है, तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यही पूछा जाएगा, इंदौर मेथड से कंपोस्ट बनाने की विधि कौन लाया था? हावर्ड एंड यार्ड ने। कहां पे लाया था? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज में यूज किया गया था। तो यहां पे जो ट्रेंच की साइज होती है वो लिख लीजिएगा, कितनी होती है? 4 से 5 मीटर लेंथ होती है, ठीक है, और 1 मीटर विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, और 1 मीटर उसकी हाइट होती है, मतलब ऊंचाई होती है। ये ट्रेंच की साइज होती है। ट्रेंच की साइज में क्या करते हैं भाई? सारा वेस्ट मटेरियल इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल फिल करने के बाद, ठीक है, अब समझिएगा, अब इसमें वेस्ट मटेरियल फिल कर दिए, ठीक है, वेस्ट मटेरियल फिल करने के, ठीक है, के बाद 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन के अंतराल पर क्या करेंगे? इसकी हम पलटी करते रहेंगे। कहने का मतलब ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर, मतलब उसको ऊपर नीचे करते रहेंगे। उससे क्या होगा? बढ़िया से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो इंदौर मेथड में पूछा जाता है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि टर्निंग टाइम क्या होती है, ठीक है, टर्निंग। तो टर्निंग टाइम की बात करेंगे, फर्स्ट टर्निंग कब होगी? 15 दिन बाद। सेकेंड टर्निंग कब होगी? 30 दिन बाद। थर्ड टर्निंग कब होगी? 60 दिन बाद। मतलब 15, 30 और 60 डेज पे हम क्या करेंगे? उसकी टर्निंग कर देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे। अब ऊपर से नीचे करोगे तो उसका डिकम्पोजिशन अच्छा होगा। तो ये किस प्रोसेस में हो रहा है? तो ये होगा एरोबिक प्रोसेस में। क्या होगा? एरोबिक प्रोसेस में। ये भी लिख लीजिएगा। यहां पे क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सारी चीजें हो रही है। तो इतनी सारी चीजें इंदौर मेथड से पूछी जाती है। कौन लाया? मैंने बता दिया। कहां पे लाया? ये भी बता दिया। ट्रेंच की साइज क्या होती? ये भी बता दिया। ये एरोबिक प्रोसेस में होता है और उसको टर्निंग करते हैं कितने दिन पे? पहले 15 दिन पे, दूसरा 30 दिन पे और तीसरा आपके 60 दिन में। इतने दिन में करके हम क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन अच्छे से करा के मैन्योर को डेवलप्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इंदौर मेथड में जो आप बना रहे हो कंपोस्ट, उसमें एनपीके कितना पाया जाएगा? लिख लीजिएगा, एनपीके। तो एनपीके पाया जाता है 0.8 से 1%, 0.8 से, ऐसे लिख सकते हो, 0.1% नाइट्रोजन, ठीक है, और 1% फास्फोरस और 1.5% आपका पोटास। क्या पाया जाता है? पोटास। तो 0.8% नाइट्रोजन, 1% आपका फास्फोरस, 1.5% क्या पाया जाता है? पोटास, ठीक है। यही पूछा जाता है एनपीके का रेशियो किसमें? आपके इंदौर मेथड में। तो आपको में भी सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका एक पार्ट और है, क्या? इसको बोलते हैं बेंगलोर मेथड। एक दूसरा मेथड है, ठीक है, कंपोस्ट बनाने का, बेंगलोर मेथड, ठीक है। बेंगलोर मेथड क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा लिख लीजिएगा। देखिए, कंपोस्ट बनाने की सबसे बेस्ट मेथड यही बोली जाती है, ठीक है। और देखिए, अब बेंगलोर जानते हो, बेंगलोर सिटी बहुत बड़ी सिटी है कि नहीं? तो बेंगलोर सिटी बहुत बड़ी है। तो बेंगलोर सिटी में मैंने अभी आपको क्या बताया था? टाउन कंपोस्ट, मतलब जो शहर की गंदगी निकल रही है उससे भी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो बेंगलोर सिटी में भी एक मेथड अडॉप्ट करके सारे कचरे को इकट्ठा करके उसका यूटिलाइज किया गया, उसी का नाम क्या है? बेंगलोर मेथड। तो बेंगलोर मेथड कौन डेवलप्ड किया था? लिख लीजिएगा, डॉक्टर आचार्य साहब ने। डॉक्टर आचार्य ने बेंगलोर मेथड का डेवलपमेंट किया था, ठीक है। डेवलप्ड बाय किसके थ्रू?
ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है। इसी को और बोला जाता है टाउन कंपोस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता? टाउन कंपोस्ट। ठीक है, मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग बताया था टाउन कंपोस्ट और फार्म कंपोस्ट। तो यहाँ पे मोस्टली बेंगलोर मेथड में क्या यूज किया जाता है? टाउन का गंदगी यूज की जाती है, शहर की गंदगी यूज की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। देखिए इसको ना और बोलते हैं हॉट फर्मेंटेटेड मेथड भी बोलते हैं, फर्मेंटेटेड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हॉट फर्मेंटेटेड मेथड कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? बेंगलोर मेथड है। ठीक है, और देख लीजिएगा ये एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस है। इंदौर में क्या मैंने बताया था? वो एरोबिक प्रोसेस है, ये एनएरोबिक प्रोसेस है। इसमें कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? एनएरोबिक प्रोसेस होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए विदाउट टर्निंग, यहाँ पे टर्निंग का यूज नहीं करते हैं। टर्निंग मतलब विदाउट टर्निंग नहीं करते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। वहां इंदौर में मैंने क्या बताया था? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहे हैं 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन पे। लेकिन जो बेंगलोर मेथड है, एक बार गड्ढे में आप फिल कर दिए तो लगभग 3 महीना बाद उसको आप खोल के कंप्लीट मैन्योर को यूज कर सकते हो। जब भाई चारों तरफ से पैक है तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं। जो अंदर काम हो रहा किस प्रोसेस में हो रहा? एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंटी वहां पे है नहीं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंटी होती तो क्या होता? वो होता एरोबिक। तो बेंगलोर मेथड किस में होता है? एरोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? हॉट फर्मेंटेटेड मेथड कहते हैं। और क्या कहते हैं? विदाउट टर्निंग, इसमें उलटने पुलटने वाला झंझट या काम नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए लिख लीजिएगा, जो कंपोस्ट बनाते हैं, अगर जनरली कंपोस्ट की बात करेंगे तो 5 to 6 मंथ में बनता है। ठीक है, जनरली की बात करोगे 5 to 6 मंथ में कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर बेंगलोर मेथड से आप बना रहे हो तो ये लगभग 3 मंथ में तैयार हो जाता है। 3 मंथ मतलब समझते हो ना, 90 डेज में तैयार हो जाता है। तो पूछा जाता है कौन सा कंपोस्ट का मेथड है जो कम समय में बन के तैयार हो जाता है? तो कौन होता है? आपका बेंगलोर मेथड होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डेवलप्ड कौन किया थे? आचार्य साहब ने किए थे। अब इसमें पूछा जाता है कि एनपीके का रेशियो, जो बेंगलोर मेथड से बनाते हो उसमें एनपीके का रेशियो क्या होता है? तो आप लिख लीजिएगा 1.5 to 1.5। बात समझे कि नहीं? ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका फास्फोरस हो गया, ये आपका क्या हो गया? पोटेशियम। नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 1% और पोटेशियम आपका 1.5%। इतना है कि जो कि सबसे अच्छा मेथड ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब एक मेथड और कंपोस्ट बनाने का है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नाडेप। क्या है? नाडेप मेथड। लिख लीजिएगा नाडेप। नाडेप मेथड भी के बारे में आप लिख लीजिएगा। पहले लिखो डेवलप्ड बाय, कौन डेवलप्ड किया था? नारायण देव पंडारी। नारायण देव पंडारी पांडे, नाम भी थोड़ा अजीब है, लिख लीजिएगा। नारायण देव पंडारी पांडे साहब थे, उन्होंने इसको डेवलपमेंट किया था। देखिए वही लिखा है नारायण देव पंडारी पांडे। ठीक है, नारायण देव पंडारी पांडे, ऐसे करके उन्हीं के नाम के बेस पे इसका नाम पड़ा था क्या? नाडेप। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपको कहा अभी बेंगलोर मेथड सबसे पॉपुलर मेथड था। ठीक है, अच्छा मेथड है क्योंकि शहर की गंदगी कितनी निकलती है, आप भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कम समय में बन जाता ही नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए ओवरऑल की बात, ठीक है, कंपोस्टिंग का सबसे बेस्ट मेथड क्या, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ, तो वहां पे नाडेप का नाम आएगा। तो आप लिख सकते हो मोस्ट पॉपुलर मेथड। ठीक है, क्या? मोस्ट पॉपुलर मेथड वेस्ट इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है कौन सा? आपका नाडेप। ठीक है, ये भी
ठीक है। यहां पे जो ट्रैंक बनाया जाता है लिख लीजिएगा 10 गुणे 5 गुणे 3 मीटर का बनाया जाता है। 10 मीटर लेंथ, 5 मीटर विड्थ और 3 मीटर उसकी क्या हो जाती है, हाइट। तो इतने का ट्रेंच बना के हम यूज करते हैं। ये जो आपकी होती है ये आपकी 90 to 120 डेज में कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब 3 to 4 मंथ में एक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन और होता है, पूछा जाता है कि जैसे कि आप जानते हो कि डिकम्पोजिशन होने के लिए मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। जहां पे मॉइस्चर की कमी होती है, बात समझना, जहां पे मॉइस्चर की डिफिशियंसी पाई जाती है वहां पे कंपोस्ट अगर आपको बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, नाडेप यूज करोगे। क्या यूज करोगे, नाडेप। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नाडेप कहां पे यूज किया जाता है या किस वेस्टेड मटेरियल में यूज किया जाता है जिसमें मॉइस्चर परसेंटेज कम होता है। ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज कम है तो अगर आपको कंपोस्ट बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, नाडेप यूज करोगे। ठीक है, ये सब चीजें पूछा जाता है। देखिए एक चीज और पूछा जाता है कि जैसे जो एक टैंक, मैंने आपको बता दिया टैंक की साइज ना कि इतना होता 10 गुणे 5 गुणे 3, एक टैंक से कितने एरिया को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बात समझे कि नहीं, एक टैंक से कितने एरिया आप कवर कर सकते हो या कितना टन्स उसमें प्राप्त होता है, ये पहले लिख लो। एक टैंक से कितना क्या तैयार होता है, कितना बताइए, एक टैंक से कितना कंपोस्ट तैयार होता है, लिख लीजिएगा 7 to 10 टन्स। मतलब एक टैंक से लगभग 6 से 7 टन्स कंपोस्ट मिलता है। ये सब चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज और लिख लीजिएगा, एनपीके का परसेंटेज, कि अगर नाफेड मेथड से आप बना रहे हो तो इसमें एनपीके कितना पाया जाएगा। लिखिए एनपीके, देखिए नाइट्रोजन पाया जाता 0.5 से 1.5% और फास्फोरस पाया जाता 0.5 से 0.9% और आपका के पाया जाता है 1.2 से 1.4%। बात समझे कि नहीं। तो एनपीके का परसेंटेज की बात आती है तो लिख लीजिएगा 0.5 to 1.5 नाइट्रोजन, 0.5 to 0.9 फास्फोरस, 1.2 to 1.4 क्या आपका पोटेशियम। भैया एक एक करके मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए नाइट सॉइल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा कर रहे हैं, नाइट सॉइल की बात करेंगे और उसके बाद स्वेज एंड स्लथ की बात करेंगे। देखिए नाइट सॉइल की बात होती है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जो आदमी का मलमूत्र होता है, जो इससे तैयार करते हो मैन्योर, उसको क्या कहेंगे, नाइट सॉइल कहेंगे। ठीक है, बात समझ गई ना। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होते हैं, एक्सक्रीटा आप समझते होंगे मलमूत्र, ठीक है, जो ह्यूमन त्याग करता है, अगर उसको भी आप स्टोर करके उसका भी डिकम्पोजिशन करके आप मैन्योर तैयार कर रहे हो, उसका क्या नाम हो जाता है, नाइट सॉइल। तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा एनपीके परसेंटेज कितना होता है, ये याद रखिएगा। स्वेज एंड स्लथ क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए आप जानते हो कि जो सीवर में पानी निकलता है, सीवर में क्या होता है, लिक्विड भी पार्ट होता है और सॉलिड भी पार्ट होता है कि नहीं। इस लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट को जो आप डिकम्पोज कर रहे हो उससे बनी मैन्योर को क्या कहते हैं, स्वेज एंड स्लज कहते हैं। स्वेज क्या होता है, सॉलिड पोर्शन को या उस ठोस पोर्शन को क्या कहते हैं, स्वेज कहते हैं। स्लज क्या होता है, उस लिक्विड पोर्शन को क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। जैसे मान लीजिए सीवर में दोनों पार्ट बहते हैं ना, ठोस वाला और लिक्विड वाला, लिक्विड वाले को क्या कहेंगे, स्लज, ठोस वाले को क्या कहेंगे, स्वेज कहेंगे। तो इससे बनी खाद को क्या कहेंगे, स्वेज एंड स्लज मेथड। एनपीके परसेंटेज सर आप याद रखिएगा, आपके सामने है। आगे चलता हूं, सीप एंड गोट मैन्योर, ये भी बहुत अच्छा है। सीप एंड गोट मैन्योर जानते हो, जो भेड़ बकरी से खाद तैयार होती है उसी को क्या कहते हैं, सीप एंड गोट। तो आप एनपीके आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दो टर्म है। ठीक है, एक लिखा है स्वीपिंग, दूसरा लिखा है सीप पेनिंग। सीप पेनिंग क्या होता है, आप अपने गांव में देखे होंगे, अपने क्षेत्र में देखे होंगे,
आपके गांव में लोग बकरियां लेके आते हैं, 100 50 बकरियां लाते हैं, किसी फील्ड में पूरा दिन पूरा रात बैठाते हैं, ठीक है भाई। दिन में वो क्या करते हैं, फील्ड में घुमा लेते हैं चराने के लिए, फिर रात में लाते हैं आपके खेत में विश्राम करवाते हैं। खेत में भेड़ बकरियों को बैठाना क्या कहलाता है, सीप पेनिंग कहलाता है, ठीक है। और देखिए, और स्वीपिंग क्या होता है भाई, मान लीजिए किसी घर में आप किसी बाड़े में सारे शीप एंड गोट को बांधते हो, बांधने के बाद ठीक है क्या करते हो, सुबह उसको लेके जाते हो फील्ड में घुमाने के लिए। जो वहां पे भैया, कहां पे, जहां पे बांधते थे वहां पे जो उसका क्या निकला, डंक निकला, जो यूरिया निकला, अब उसको कहीं एक जगह क्या कर दे रहे हो, एक जगह डिकम्पोजिशन के लिए गड्ढे में कर रहे हो, जो इकट्ठा करके उसमें उसका डिकम्पोजिशन करते हो, वही क्या कहलाती है, आपकी स्वीपिंग कहलाती है। बात समझे कि नहीं, जो उसके डंक से यूज कर रहे हो, उसका डिकम्पोजिशन करके यूज कर रहे हो, वो क्या कहलाएगी, स्वीपिंग। और सीप पेनिंग क्या होती, खेत में भेड़ बकरियों को बैठाना, ये चीजें क्या होती है, सीप पेनिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। पोल्ट्री मैन्योर एक होता है, पोल्ट्री मैन्योर में भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका ये पोल्ट्री मैन्योर होता है, ठीक है, जहां पे पोल्ट्री मैन्योर आप करते हो या पोल्ट्री जहां पे पालते हो, ठीक है, उसके नीचे कोई ना कोई एक्स्ट्रा या वेस्टेड मटेरियल आप बिछाते हो। इस बिछाते हो उसको क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं, लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, लिटर। पोल्ट्री के नीचे बिछाने को क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं। तो कहीं कहीं पोल्ट्री मैन्योर की जगह आपको लिटर मैन्योर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे भी एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप समझिएगा। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, देखिए जो केचुआ से खाद तैयार की जाती है वही आपकी क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या क्या लिखा, कंपोस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। मैंने अभी आपको बताया था, वर्मी कंपोस्ट इज मेड इन स्मॉल पिट्स फॉर सुटेबल साइज। क्या होता है, 2 गुड़े 1 गुड़े 0.5 मीटर जो पिट बनाते हैं, जो ट्रेंच बनाते हैं, इस साइज के बनाते हैं। साइडी एरिया इन द फार्म, मतलब जहां पे छांव होता है, डायरेक्ट सनलाइट ना आ पाए, उसी एरिया में ऐसा पिट बनाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, कंपोस्ट इज रेडी विथ इन 2 to 3 मंथ, मतलब 2 से 3 मंथ में एक कंपोस्ट बनके तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास पाया जाता है आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म क्या करता है भाई, आप उसको किसी गड्ढे में पालोगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसमें सॉइल होगी कि नहीं। इस ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल को क्या करता, खाता है, ठीक है। खाएगा, कितना खाएगा, अपने शरीर के भार के बराबर खाता है। मान लीजिए उसके शरीर का भार 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल नहीं खाएगा। खाने के बाद क्या करेगा, इसको भाई गुड मॉर्निंग करेगा, बात समझे कि नहीं, निकालेगा, ठीक है। जब वो निकालेगा, जो निकला हुआ पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, फीकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फीकल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं। तो देखिए अर्थवर्म क्या कर रहा है, अपने वेट के बराबर क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल यूज कर रहा है, यूज करके उसको गुड मॉर्निंग करता, बाहर निकालता है। उस बाहर निकलने हुए भाग को क्या कहते हैं, फीकल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भैया ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक करके सब कुछ लिखते जाइएगा। चलिए बस यहां पे पूछा जाता है कि जो अर्थवर्म यूज कर रहे हैं, क्या अर्थवर्म यूज कर रहे हैं, तो अर्थवर्म आप देखते होंगे बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं, रेड भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। तो यहाँ पे रेड अर्थवर्म यूज किया जाता है, ठीक है। बेस्ट कौन सा होता है, रेड अर्थवर्म बेस्ट होता है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, आप लिख लीजिएगा, एस्निया फोर्डिटा। तो एस्निया फोर्डिटा इस अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। ये चीजें आप याद करिएगा, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। तो पहला फीकल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो गुड मॉर्निंग करता है उसको क्या कहते हैं, फीकल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और लिख लो, क्योंकि जानते हो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
अर्थवर्म काम कर रहा है तो भाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आपका अर्थवर्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन की, एक मिनट यहां पे लिख लीजिए कि अर्थवर्म के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर एक खाद बना रहे हो तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर या सॉइल यूज कर रहे हो उसका पीएच क्या होना चाहिए, 6.5 to 7 पीएच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इतना पीएच होना चाहिए। ये चीजें बहुत मैटर करती है कि अर्थवर्म जहां पे यूज कर रहे हो तो उसका पीएच क्या होगा, उस सॉइल का वहां का टेम्परेचर कितना होगा, उस सॉइल का पीएच क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज मैंने और आपको लिख लो, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कॉस्ट पहले लिख लो। एक होता है वर्मी कॉस्ट, दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, तीसरा होता है वर्मी कल्चर। ये तीनों टर्म याद रखिएगा, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। वर्मी कॉस्ट क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्मी कॉस्ट की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा, भाई मैंने आपसे अभी क्या बताया था, ऑर्गेनिक मैटर प्लस सॉइल यूज कर रहा है कि नहीं। यूज करने के बाद गुड मॉर्निंग क्या कर रहा है, फीकल कर रहा है, फीकल मटेरियल बाहर निकाल रहा है कि नहीं। तो इस फीकल मैटर को क्या कहेंगे, वर्मी कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब फीकल कहां निकलेगा, उसी सॉइल उसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर निकलेगा। उस फीकल और ऑर्गेनिक मैटर को मिला के क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। देखिए और वर्मी कल्चर क्या होता है, इसके बारे में लिख लो, रियरिंग ऑफ अर्थवर्म। क्या, रियरिंग ऑफ अर्थवर्म। बात समझे कि नहीं, जो केचुआ को पाल रहे हो उसको क्या कहेंगे, आपका वर्मी कल्चर कहेंगे। वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्ट मतलब फीकल और ऑर्गेनिक मैटर को इंक्लूड करके, ठीक है। फीकल मटेरियल जो केचुआ निकाल रहा है उसको वर्मी कॉस्ट कहेंगे, और जहां पे पाल रहे हो, जो पालने का सब सिस्टम एडॉप्ट कर रहे हो, क्या होगा, आपका वर्मी कल्चर होगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहां फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें सॉइल भी है और क्या है, क्रॉप रेसिड्यू भी है। क्रॉप रेसिड्यू है या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर है। इतनी सारी चीजें आप इसमें यूज करते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो भैया बहुत अच्छे टॉपिक थे, सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अब बात करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग की। किसकी बात करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग की। ग्रीन मैन्योरिंग मतलब आप जानते हो, यहां पे ना अब तक क्या यूज कर रहे थे, क्रॉप रेसिड्यू या एनिमल वेस्टेड यूज कर रहे थे, या क्रॉप वेस्टेड या एनिमल वेस्टेड यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या यूज करोगे, यहां पे यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे बताइए, यहां यूज करोगे जो ग्रीन पार्ट है, प्लांट का ग्रीन पार्ट है, आप उसको यूज कर रहे हो। देखिए लिखा भी है, ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल यूज्ड एज मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। बात समझ गए कि नहीं। वहां पे क्या था, क्रॉप रेसिड्यू था या एनिमल रेसिड्यू था, उसका डिकम्पोजिशन किए थे, उसको यूज करते थे, तब जाके आपको न्यूट्रिएंट मिलता था। यहां ऐसा नहीं है, यहां ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट है। भाई फील्ड में खड़ा होता है, आप उसको क्या करते हो, पडलिंग कर देते हो, पानी में मिक्स कर देते हो, सॉइल में मिक्स कर देते हो, बाद में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अभी एक एक करके बताते हैं कैसे करता, लगे रहिएगा। चलिए देखिए यहां पे दो टर्म लिखा है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स एक लिखा है, दूसरा लिखा है लीफ मैन्योर क्रॉप्स दूसरा लिखा है कि नहीं। देखिए दो चीज होता है, दो टर्म आता है इसमें। एक ऐसा होता है कि मान लीजिए फील्ड है, ठीक है, क्या है, ये फील्ड है, इसमें ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होते हैं उसका आप सोइंग किए, सोइंग करने के बाद उसी खेत में इसको क्या किए, दबा दिए। एक ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये फील्ड है, आपके पास कोई
फॉरेस्ट है आपके गांव के आसपास, तो वहां से जाते हो आप पत्तियों को तोड़ ताड़ के लाते हो, इस फील्ड में डाल के उसकी आप क्या करते हो, पडलिंग कर देते हो। ठीक है, बात समझे कि नहीं। एक क्या हुआ, उसी फील्ड में उगाए थे, उसी फील्ड में दबा दिए। एक ऐसा हुआ किसी दूसरे स्थान से पत्तियों को तोड़कर लाते हैं और अपनी फील्ड में डालकर उसका हम क्या करते हैं, पडलिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जिस खेत में आप ग्रीन मैन्योर क्रॉप पैदा किए थे उसी खेत में अगर दबा दे रहे हो उसको क्या होगा, इन सीटू मेथड होगा। लिख लीजिएगा, इन सीटू मेथड। इन सीटू मेथड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सीटू मेथड। तो पूछा जाता भैया इन सीटू मेथड का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो क्या होगा, यही होगा। मैंने आपको बताया इन सीटू। इन सीटू मेथड क्या हुआ कि ये आपका खेत है, इसी में आप ग्रीन मैन्योर क्या किए, ग्रो किए, ग्रो करने के बाद उसी खेत में दबा दे रहे हो, वो आपकी इन सीटू मेथड कहलाती है। इन सीटू मेथड के लिए कौन कौन सी क्रॉप आप यूज करते हो, आप लिख लीजिएगा। क्या, सेनहम्प यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेनहम्प यूज करते हैं। और क्या, ढैंचा यूज करते हैं, ढैंचा यूज करते हैं। ठीक है, बरसीम यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लेंटिल भी यूज करते हैं। लिख लीजिएगा, अभी एक एक बताते हैं। देखिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ लीजिए। जो सेनहम यूज करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज की जाती है तो सेनहम। ठीक है, सेनहम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में। लिख लीजिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है लिख लीजिएगा, क्रोटोलैरिया जेंसिया। क्या होता है, क्रोटोलैरिया जेंसिया। अब देखिए एक क्रॉप ऐसी है ढैंचा। ढैंचा का यूज कहां किया जाता है, वाटर लॉक्ड सॉइल में किया जाता है। वाटर लॉक्ड सॉइल में किया जाता है। और किस में किया जाता है, एल्कलाइन सॉइल में किया जाता है। एल्कलाइन सॉइल जानते ही हो, एल्कलाइन सॉइल, वाटर लॉक्ड सॉइल में अगर आपको ग्रीन मैन्योरिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी होगी, ढैंचा होगी। ठीक है, अब ढैंचा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेसवेनिया रोस्ट्राटा। सेसवेनिया रोस्ट्राटा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। बरसीम भी यूज करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग में। कहां पे करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप में करते हैं या तो फ्रूट क्रॉप में करते हैं। फ्रूट क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप में क्या यूज करते हैं, बरसीम क्रॉप बेस्ट होती है। ठीक है, और लेंटिल यूज किया जाता है जम्मू कश्मीर में पैडी की कल्टीवेशन लेने के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पैडी के कल्टीवेशन जहां पे करते हैं वहां पे कौन सी क्रॉप लेते हैं, लेंटिल लेते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेंस एस्कुलेंटा होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, मैंने आपसे क्या बताया, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, सेनहम्प यूज किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है, और एक मैंने आपको ढैंचा के बारे में बताया। अगर बात आएगी टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो सेनहम करता है। ठीक है, और देखिए सबसे फास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, ढैंचा करता है। दोनों दो क्वेश्चन बनता है। जैसे कि बात करेंगे कि खाना खाने की। ठीक है, आप 10 मिनट में 15 रोटी खाते हो। ठीक है, या 10 मिनट में 10 रोटी खाते हो, एवरेज रोटी कितनी हुई, 1 मिनट में 1 खा रहे हो। लेकिन हम मान लीजिए 5 रोटी खाते हैं, लेकिन हम 5 रोटी 2 मिनट में खा लेते हैं। ठीक है, अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज कौन ज्यादा खाता है, ठीक है, तो फास्ट कौन खाता है, तो कौन हो, हम। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल की बात कौन होगा, आप होंगे, होंगे कि नहीं। वैसे यहां पे भी बात कर रहे हैं, ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा कौन करता है, सेनहम्प करता है। लेकिन सबसे फास्ट कौन करता है, ठीक है, वो आपका ढैंचा करता है। इसी वजह से ढैंचा क्रॉप की यूज राइस में खूब की जाती है, क्योंकि ढैंचा हमें तुरंत नाइट्रोजन स्टार्टिंग में ज्यादा दे देता है। तो इसी के चक्कर में हम ढैंचा यूज करते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की जरूरत स्टार्टिंग में होती है, बाद में नहीं होती है। बाद में तो हम एडिशनल नाइट्रोजन यूज करके क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कौन करता है, सेनहम, लेकिन सबसे तेज कौन करता है, ढैंचा करता है। ठीक है, एक एक करके मैंने आपको बता दिया। देखिए यहां पे और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आगे होगा, अभी देखते हैं। तो भैया ये सब चीजें आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स और लीफ मैन्योर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स और
ग्रीन मैन्योर बात कर रहे हैं और आपका किसका बात कर रहे हैं, लीफ मैन्योर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं यहां पे क्या बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स और लीफ मैन्योर क्रॉप्स, मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, ग्रीन लीफ मैन्योर के बारे में मैंने बता दिया। जो ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स-सीटू मेथड, एक्स-सीटू मेथड। ठीक है, वहां पे मैंने क्या बताया, इन सीटू, जो फील्ड में कर रहे हैं फील्ड में ही दबा दे रहे हैं वो होगा इन सीटू, जो बाहर से ला रहे हैं वो क्या होगा, एक्स-सीटू। इस क्रॉप के लिए या इस मेथड के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सी होती है, नीम होती है और क्या होता, महुआ होता है। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नीम और महुआ। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि एवरेज नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना होता है, 60 to 80 kg पर हेक्टेयर। जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज करते हैं ढैंचा सनहम, उसका सीड रेट कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 25 से 30 kg। ठीक है, कितना होता, 25 से 30 kg होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है कि एवरेज नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बता दिया, सीड रेट बता दिया, हो गया कि नहीं। और जो क्वेश्चन बनता है, एक स्टेम नोडुल बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है, कहीं कहीं नेफ्रिया, क्या है, नेफ्रिया। नेफ्रिया क्या करता है, प्लांट के स्टेम में पाया जाता है, उसके गांठों में पाया जाता है। ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, वो उसको स्टेम नोडुल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, स्टेम नोडुल बैक्टीरिया बोलते हैं, नाम है फेंक्रिया। ठीक है, तो वो लगभग 9 से 10% नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक एक चीजें मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करेंगे। देखिए अभी तक ये सब क्या चल रहा था, बल्कि में चल रहे थे। किसमें चल रहे थे, बल्कि में चल रहा था। अब किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेटेड, जिसकी मात्रा कम यूज की जाती है। ठीक है, और उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा पाया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। तो यहां पे देख लीजिए भैया, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैव हायर न्यूट्रिएंट देन बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, बर्ड गैनो होता, फिशरीज गैनो होता, ये सब चीजें बस आपको क्या याद रखनी है भैया, ये सब परसेंटेज मात्रा आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिश मैन्योर होता, रा बोन मिल्स होते हैं, स्टीम बोन मिल होते हैं, आपको इसका रेशियो याद करना और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, और देखिए ये भी आपको रेशियो याद करना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑयल केक जो होते हैं, देखिए जो ऑयल केक की बात होती है, इससे भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ये भी कंसंट्रेटेड में आता है। आता है कि नहीं, तो एक एक करके देख लेते हैं। जो आपका ऑयल केक्स होता है, क्या ऑयल केक्स होता है, ऑयल केक्स दो टाइप के होते हैं, एक एडिबल ऑयल होते हैं, एक नॉन एडिबल ऑयल होते हैं। ठीक है, आप इतना समझिएगा, लाइव स्टॉक, बात समझिएगा, लाइव स्टॉक जिस केक को खा सकता है वो एडिबल ऑयल होगा, जिसको नहीं खा सकता वो क्या होगा, नॉन एडिबल ऑयल होगा। बात समझ गए कि नहीं। अब कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, मस्टर्ड केक हो गया, मूंगफली केक हो गया, इसके केक को हम खिला सकते हैं, लेकिन जो कैस्टर होता है उसको हम नहीं खिला सकते। बात समझ गए कि नहीं। एडिबल नॉन एडिबल में इतना आप समझ जाइएगा क्या, कि भाई एक आपका होता है क्या, एडिबल ऑयल, दूसरा क्या होता है, नॉन एडिबल ऑयल। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें चलिए हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल। जिस केक को एनिमल खा सकता है वो क्या होगा, आपका एडिबल, जिसको नहीं खा सकता वो क्या होगा, नॉन एडिबल ऑयल होगा। ठीक है, यहां पे भी दो चीजें हो गई। तो एक एक एडिबल ऑयल देख लीजिएगा, एडिबल ऑयल विच कैन बी सेफली फेड टू लाइव स्टॉक, मतलब जिसको खा सकता है लाइव स्टॉक हमारा उसको एडिबल, जिसको नहीं खा सकता वो आपका क्या होगा, नॉन एडिबल ऑयल। तो कुछ केक में नाइट्रोजन परसेंटेज आप लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा किस केक में नाइट्रोजन परसेंटेज पाया जाता है, लिख लीजिएगा, सनफ्लावर, कुसुम में कितना पाया जाता है, लिख लीजिएगा 7.88। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है 7.9% क्या पाया जाता है, आपका ये चीज पाया जाती है। ठीक है, 7.88 या 7.9% सनफ्लावर, कुसुम के खली में नाइट्रोजन परसेंटेज पाया जाता है।
और लिख लीजिएगा सनफ्लावर सूरजमुखी 7.8% पाया जाता है, ठीक है। ग्राउंड नट केक में 7.28 या 7.3% पाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लिखते चलिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीम केक होता है एक, नीम केक में कितना पाया जाता है 5.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। एक होता मस्टर्ड केक, मस्टर्ड केक में कितना पाया जाता है 5.1% पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो ये नीम केक है ये बहुत पूछा जाता है कि नीम केक का यूज किसमें करते हैं, तो नाइट्रोजन इनहिबिटर के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन इनहिबिटर मतलब समझते हो, नाइट्रोजन की जो लॉस होती है उसको रोकने के लिए करते हैं, किसका, नीम केक। तभी आजकल आप देखते होंगे जो यूरिया का कट्टा आता है उस पे लिखा रहता नीम कोटेड यूरिया। बात समझ गए कि नहीं, नीम कोटेड मतलब उसमें नीम की कोटिंग हुई रहती है, जो उसका एक होता मोबिलाइजेशन, उसका मोबिलाइजेशन को कम कर देता, फास्ट नहीं करता, धीरे धीरे वो मिलेगा तो धीरे धीरे प्लांट उसको अपटेक कर लेगा। अब एक ही बार में वो मोबाइल हो जाएगा तो पानी के साथ क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा। इसी वजह से नाइट्रोजन इनहिबिटर के रूप में किसका यूज करते हैं, नीम केक का यूज करते हैं। इतना आपका हो गया भैया, बाकी और सारी चीजें डाटा हम आपको दे देंगे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सनफ्लावर में सबसे ज्यादा, सनफ्लावर में इतना, ग्राउंडनट में इतना, नेम में इतना, मस्टर्ड में इतना, तो ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।